नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी की जो न्यू सीरीज स्टार्ट करी गई है 36 वाली, आज हम 36 सीरीज की 5वीं वीडियो देखेंगे। इससे पहले हमने 4 वीडियो देख लिया है। साथ ही जो बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे और अपने तैयारी को सही दिशा में ले जा रहे होंगे। इससे पहले आप सभी को मैंने बता रखा है कि भाई अगर आपको एसएससी का फाउंडेशन मजबूत चाहिए कंक्रीट के जैसा, तो हमारी ई बुक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर ई बुक पढ़ लिए हैं तो वेरी गुड, है ना। और अगर ई बुक के साथ S30 भी पढ़ लिए है ना, तो वेरी 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 गुड हो जाती है। आपकी फाउंडेशन इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी एग्जाम में जो इंडिया के अंदर बैंकिंग को छोड़ के, है ना, जीके जीएस की वजह से शायद आपका सिलेक्शन ना रुकेगा। ठीक है भाई, चलिए तो आप लोग लेके अपने सपने को एक कम पढ़ के एक सटीक वे में जो है वहां तक पहुंच सकते हैं जहां जाना चाहते हैं। खास करके एसएससी के एग्जाम पे बढ़िया से जो है आप पकड़ बना सकते हैं हमारी ई बुक और S30 की मदद से। तो आप लोग कंटेंट को बाय कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप पे जाएंगे, बात करेंगे, कंटेंट को बाय करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करते हैं तो भी आपको व्हाट्सअप पे ही ले जाएगा, वहाँ से आप कंटेंट बाय कर सकते हैं। एसएससी के अलावा रेलवे की क्लास चल रही है, रेलवे का भी कंटेंट अवेलेबल है, बिहार एसएससी का भी कंटेंट अवेलेबल है। पहला जो प्रश्न है, हिवार्डिया हेप्टा न्यूरॉन जो लुप्त प्रायः हो गया है। अब ये लुप्त प्रायः क्या होता है कि कोई ऐसा चीज, है ना, लुप्त प्रायः का मतलब है कि एक ढलान है, मान लीजिए कोई चीज गिर रहा है ना। अब इसमें जो है थोड़ा ही सामान बचा है, निरंतर गिर रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा गिर जाएगा। तो लुप्त प्रायः का मतलब होता है कि गायब नहीं हुआ है लेकिन गायब होने के कगार पे खड़ा हुआ है ना। तो हिवार्डिया हेप्टा न्यूरॉन एक घास की प्रजाति है ना। ये घास की प्रजाति है जो लुप्त प्रायः घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है? IUCN के द्वारा। तो यह एक घास की प्रजाति हो जाएगी, याद रखेंगे इसको, है ना। इनके अलावा IUCN के बारे में समझते हैं। जैसे आप यूनेस्को को याद रखते हो ना, वैसे इनको भी याद रखिए। IUCN क्या होता है भाई? इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना की बात करेंगे 1948 में हुई थी और इसकी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। तो ये याद रख लिए। इनके अलावा देखिए IUCN जो है रेड डाटा बुक जारी करने और उसका रख रखाव करने, लेखा जोखा रखने के लिए जिम्मेवार संस्था है। तो जो IUCN है वो टोटल प्रजातियों को अपने अंदर यानी अपने बुक के अंदर कितने श्रेणी में डिवाइड करते हैं? तो 9 श्रेणी में। कल होके कोई पूछे कि कितने श्रेणी बनाए गए हैं रेड डाटा बुक के अंदर, तो 9 श्रेणी। और कितने कलर का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो है ना, प्रजातियों को इंडिकेट करने के लिए कि भाई ये दुर्लभ है, विलुप्त है, संकटग्रस्त है, अधिक गंभीर संकटग्रस्त है या फिर सेफ है। तो 6 कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों आंकड़े भी ध्यान रखना है आपको कि 9 जो है प्रजाति को कैटेगरी होता है IUCN के अंदर और 6 जो है आपका कलर कोड यूज किया जाता है। अब यहाँ कलर कोड से क्वेश्चन आया था CHSL 2023 के अंदर एग्जामिनर, और आपसे और हमसे पूछ के नहीं क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए अपने हिसाब से तैयारी में रहना है जी, है ना। तो जो रेड डाटा बुक के कलर कोड है इसे पढ़ लेते हैं। जो ब्लैक होता है ना वो बिल्कुल काला, काला मतलब अंधेरा ही अंधेरा। तो काला का मतलब जो विलुप्त हो जाते हैं ना उसे हम काला कलर से इंडिकेट करते हैं। वैसे जो बच्चा नहीं पढ़ेगा विलुप्त का 100% रेड कलर लगा देगा, उनको लगेगा कि खतरा वाला लगा दो लाल, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। काला कलर जो है रेड डाटा बुक के अंदर इस्तेमाल होता है विलुप्त प्रजाति के लिए। विलुप्त प्रजाति वैसा प्रजाति को कहता है जो पहले था अस्तित्व, जो अब नहीं, जैसे डायनासोर वगैरह, है ना, पहले था अब नहीं है। इसके अलावा रेड क्या होता है? लुप्त प्रायः के लिए इंडिकेशन है कलर का, है ना, रेड कलर का। अब ये क्या होता है कि अभी तो है लेकिन इसके देख रेख या इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो यह भी विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कलर देते हैं, लाल कलर ऐसे प्रजाति को। इनके अलावा एम्बर कलर जो है ये संकटग्रस्त प्रजाति के लिए इंडिकेशन का काम करता है। संकटग्रस्त कहने का मतलब है कि अभी तो है परंतु ये सेफ नहीं है, ये असुरक्षित है। कैसा है भैया? असुरक्षित है, असुरक्षित, चाहे तो हंटिंग वगैरह से हो या फिर प्राकृतिक कारण से हो, जलवायु परिवर्तन से हो, लेकिन यह सेफ नहीं है, असुरक्षित है। और जो असुरक्षित होगा अगला स्टेप क्या हो जाएगा? लुप्त प्रायः हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और जैसे ही कम होगा तो एक दिन क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो ये एक कड़ी का काम करता है। ये कलर कोड आप समझ लिए तो फिर आपने जो है पूरा समझ लीजिएगा जीवों का होने से न
होने तक का मतलब क्रम है ना। इसके अलावा सफेद, सफेद कलर को ऐसे जीव के लिए इंडिकेशन का काम करता है जो दुर्लभ हो, रेयर हो, है ना, रेयर हो, बिरले हो और किसी खास जैव इलाका में ही मिलता हो, तो ऐसे को लिए हम सफेद वाला कलर इस्तेमाल करते हैं। हरा मतलब सब कुछ ओके, तो खतरे से बाहर जो भी प्राणी होता है, जो भी प्रजाति होता है, उनके लिए हरा कलर का इस्तेमाल होता है। तो हरा तो याद रखने की चीज ही नहीं है, मतलब सेफ है ना। इनके अलावा ग्रे, ग्रे कलर वैसे प्रजाति के लिए इस्तेमाल होता है जो संकटग्रस्त भी हो और दुर्लभ भी हो, यानी ये असुरक्षित भी हो और रेयरली भी हो, है ना। तो ऐसे जो प्राणी होते हैं इनके लिए हम ग्रे कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा भैया आज का रेड डाटा बुक जो है उनके अंदर की इंटरनल जानकारी। इनके अलावा रेड डाटा बुक क्या होता है, जो संकटग्रस्त प्रजाति होता है उनके शामिल करने के लिए IUCN के द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रकार का जो है बुक है। इसमें 9 श्रेणी को और 6 कलर कोड का इस्तेमाल करी जाती है जो आपने ऊपर में देखा। इसके अलावा 3 के लिए कलर कोड याद रखना, ये CPO एग्जाम 2022 में यहाँ से कलर कोड पूछा था और बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था ना, CGL, बिहार CGL, वहाँ भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। फिर मैंने एक दिन आपको जलवायु का कोड क्या होता है वो भी बताया था किसी क्लास में, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लुप्त प्रायः जो होते हैं ना, इसका कोड होता है EN, है ना। और जो लुप्त प्रायः गंभीर रूप से लुप्त प्रायः होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो है अब कगार पे आ गए हैं विलुप्ति के, उसे CR से इंडिकेट किया जाता है। और जो कमजोर होते हैं उनको हम UV या फिर VU से इंडिकेट करते हैं। ये तीनों लिखने का अलग से ये मतलब है कि अगर इन तीनों के अंदर कोई भी प्रजाति एग्जिस्ट करता है, मतलब वो विलुप्ति के कगार पे, एक्सटिंक्ट के कगार पे जो है खड़ा है, समझ रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हाल में ही IUCN ने महोगनी को, महोगनी जिसे अपन स्वीटेनिया मैक्रोफिला भी कहते हैं, इसको जो है लुप्त प्रायः घोषित कर दिया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, VVI कर लेंगे। महोगनी को ना लुप्त प्रायः घोषित किया जा चुका है। भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त कुछ पक्षी है, जैसे इंडियन बस्टर्ड है, जंगली उल्लू है, लाल माथा वाला गिद्ध है, साइबेरियन क्रेन है। इसके अलावा व्हाइट पेट वाला बगुला हो जाएगा। ये सब जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है IUCN के द्वारा। वर्तमान तक IUCN के रेड डाटा बुक में जो प्रजातियों की संख्या है 1,58,000 के करीब है, ठीक है। और बात करेंगे कि कितने प्रजाति अब तक जो है विलुप्ति के कगार से ऊपर तक निकल गए, मतलब विलुप्त हो चुके हैं, तो 44,000 से अधिक प्रजाति विलुप्त हो चुके हैं, बाप रे, है ना। तो ध्यान रखिएगा। ये रहा भैया आपका हमारा ई-बुक का लुक, तो जो है जिसके चर्च हमने ऊपर में ही कर लिया है, आप लोग ले सकते हैं। मतलब एक ऐसा एक ही जगह सब चीज़ कि जो सिर्फ एग्जाम का हो उतना ही पढ़ना है, बाद में की इधर की बात के लिए तो चलिए। तमिल महाकाव्य सिलक्कापादिकारम के रचयिता कौन है? तमिल महाकाव्य सिलक्कापादिकारम के रचयिता कौन है? ये CGL 2024 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है 10 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में ना, फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका इंगालो आदिगल है, इंगलंगो आदिगल इस प्रकार का नाम है भैया, है ना। इनके अलावा भारत में जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित जो है आपका लगभग 300 BC से लेकर 300 AD के बीच की जो अवधि है उसे हम संगम काल के नाम से जानते हैं। संगम यहाँ पे कोई राजवंश का नाम नहीं है, यहाँ पे जो संगम काल है इसका मतलब है, यानी 300 BC से 300 AD के काल वाला जो संगम काल है, इसका मतलब है एक प्रकार का तमिल कवियों का बैठक, है ना। जैसे आप इतिहास में 4 मेजर बौद्ध बैठक समझते हैं, 2 जैन बैठक समझते हैं, उसी प्रकार से 3 आपका जो है तमिल जो विद्वान होते हैं उनके बैठक होते हैं, अर्थात संगम होते हैं। अब हम इसके अंतर्गत 3 वंश का अध्ययन करेंगे, किसका? चोल का, चेर का और पांड्य का, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आती है, तो अच्छे से सुनिएगा। देखिए इतिहास में 3 गो तमिल संगम का वर्णन है, जिसमें प्रथम और तीसरा ये दोनों मदुरई में होता है, यानी तमिलनाडु में होता है, और दूसरा वाला बैठक जो है ये कपाटपुरम में होता है, कपाटपुरम में होता है ना। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण है तोलक्कापियम, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। यानी सेकेंड वाला जो बैठक हुआ था उसके एक अवेलेबल है साक्ष्य जिसका नाम है तोलक्कापियम, और इसको कौन लिखा है? तोलक्कापियर नामक आदमी ने लिखा है, और ये क्या है? तमिल व्याकरण के ऊपर ग्रंथ है जो सेकेंड संगम की देन है। और पहला तीसरा कहाँ हुआ था? मदुरई में। दूसरा कहाँ पे? कपाटपुरम में। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, काम आएगी। अगला जो है एक ग्रंथ का नाम है मणिमेखले। क्या नाम है भाई? मणिमेखले ग्रंथ का नाम है। इनके राइटर कौन है? शीतलेस्तनार। ये ध्यान रखेंगे, जैसे अभी आपका सिलक्कापादम पूछा है वैसे ही आने वाले समय में ये भी पूछेगा।
और इत्तेफाक से ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। आपने जो चोल है ना, चेर और पांड वाला एक छोटी सी अलग से टॉपिक वाइज वाला PDF है, वहाँ पे आप देखिएगा। मतलब ये भी क्वेश्चन को ना छोड़ पाए हम एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ोगे ना तो वहाँ तक जरूर जाओगे जहाँ जाना है। बाद बाकी 1299 और 2099 का क्लास भी है ना। चलिए, महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर द्वारा लिखित तिरुकुल्लुर संगमकालीन कृत्य है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यानी संत तिरुवल्लुर ने कौन सा किताब लिखा था? तिरुक्कल, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। आधा बच्चा कहाँ फंस जाते हैं SSC में पता है क्या? थ्योरी के चक्कर में। उन्हें थ्योरी पढ़ना है जबकि उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब पूरे बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए, अभी 3 साल से क्वेश्चन ना पूछ रहा है कुछ, है ना, तो क्या मतलब है भाई, है ना। तो चलिए, संगम काल में दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों ने शासन किया। अभी मैंने क्या कहा कि उस संगम का क्या मतलब था? एक प्रकार का बैठक जो तमिल विद्वानों का था। अब हम आते हैं कि भाई यही संगम काल के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं उसमें 3 गो वंशों मिले। ये कौन है भैया? चोल, चेर, पांड। ठीक है, चोल साम्राज्य के संस्थापक आपसे पूछा जाता है राजा विजयालय, और राजा विजयालय को नरकेसरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नरकेसरी भी कहते हैं राजा विजयालय को, यानी उपाधि स्वरूप, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। प्रारंभिक राजधानी इनका उरैयूर था, उरैयूर। बाद में अलग अलग राजाओं ने समय समय पे राजधानी को ट्रांसफर करता रहा, लेकिन जो आरंभिक था वो उरैयूर था। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हर्षवर्धन के प्रारंभिक राजधानी तो थानेश्वर था, ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चोल जो है आए थे किकरा हरा के, तो पल्लव को हरा के आए थे, इन्हें भी ध्यान रखना है। इनके अलावा चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। यहाँ पे शाही चिन्ह हुआ करता था इन तीनों वंश का, तो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। तो बाघ था चोल का। राजराज चोला के द्वारा तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, जिसे अपन राजराजेश्वर मंदिर या पेरिया कोयल भी कहते हैं, तो इस मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? राजराज चोला के द्वारा करवाया गया था। चोल वंश में शक्तिशाली राजाओं में जो है करिकाल का नाम भी प्रसिद्ध है। करिकाल डायरेक्ट पूछा जाता है, करिकाल किस वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से। सेनगुट्टन किस वंश से संबंधित है? ऐसे ही पूछता है ना, करिकाल पूछता है, सेनगुट्टन पूछता है। 1 सेकेंड, पर्सनल लोन देने के लिए फ़ोन आया था और उल्टा मुझे बोल रहा है कि आपने फ़ोन किए थे। कैसा ज़माना है, मैं क्या बोलूँ अभी इस ज़माने को, है ना। चोल वंश की शक्तिशाली राजाओं में करिकाल का नाम भी आता है। इन्होंने जो है पुहार या कावेरी पट्टनम नगर की स्थापना करवाए थे। कौन भैया? करिकाल, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चेर वंश का राजकीय चिन्ह ध्यान रख लीजिएगा। चोल का भी आपने बाघ ध्यान रख लिया है। चेर वंश का राजकीय चिन्ह धनुष बाण होते हैं। इनका कब्जा मसूरी बंदरगाह और तोंडी बंदरगाह पे था। ये क्वेश्चन आपके CPO ने इस बार पूछा था, है ना, कि ये बंदरगाह किसके कब्जे में थे? चोल, चेर, पांड्य सभी ऑप्शन में थे, तो आपका आंसर हो जाएगा चेर, है ना। इनके अलावा पुगलूर जो आपका शिलालेख है, इसमें चेर वंश की जानकारी मिलती है पगलूर शिलालेख में, तो ये ध्यान रखेंगे। सेनगुट्टवन ये चेर वंश में सबसे प्रसिद्ध राजा है, इनका नाम है, इनसे क्वेश्चन आता है ना। दक्षिण भारत का प्रथम राजा सेनगुट्टवन है, जिन्होंने अपने दूत को उस समय चीन में भेजे थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पांड्य, अब पांड्य वंश में आपका इनका चिन्ह याद रखना है। चिन्ह होता है इसका मीन अर्थात मछली, है ना। इनके अलावा अशोक के शिलालेख में इन तीनों वंश का जिक्र आपको मिलेगा, यानी संगमकालीन राजवंश का जो है जिक्र आपके अशोक के शिलालेख में देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा बूढ़ी दिवाली का त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है? दिवाली आने वाली है, सभी को हैप्पी दिवाली। बूढ़ी दिवाली का त्यौहार जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश खास करके कुल्लू में आपको मनाया जाता है, जिसमें लाइट तो जलाते ही जलाते हैं लोग मसाल लेके नृत्य इत्यादि भी करते हैं। ये इसे हम बूढ़ी दिवाली कहते हैं। तो बूढ़ी दिवाली का त्यौहार कहाँ पे होगा? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में होगा। अब कुल्लू में बूढ़ी दिवाली जो दिवाली के लगभग 1 महीने के बाद जो है मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि दिवाली के कितने दिन के बाद मनाया जाता है, तो 1 महीना के बाद मनाया जाता है। इसी प्रकार का जो बूढ़ी दिवाली का त्यौहार है अर्थात मसाल के साथ दिवाली, ये उत्तराखंड राज्य में भी मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे इसका नाम बूढ़ी दिवाली के साथ साथ इगास फेस्टिवल होता है ना, और ये दिवाली के 11 दिनों के बाद ही होता है। अर्थात बूढ़ी दिवाली का त्यौहार इंडिया के 2 राज्य में होते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में 11 दिन के बाद दिवाली से लेकर के,
और हिमाचल प्रदेश में 1 महीने के बाद मनाई जाती है। उसी प्रकार से दिवाली का अगला वर्जन है देव दिवाली। ये देव दिवाली का त्यौहार दीपावली के 15 दिन के बाद होती है और ये आपका उत्तर प्रदेश के बनारस जो जगह है वहाँ पे मनाई जाती है। एक क्वेश्चन दिवाली से पूछता है कि दिवाली को शोक के रूप में कौन से जनजाति सेलिब्रेट करते हैं, तो थारू जनजाति जो है शोक के रूप में, है ना, यानी मातम मनाते हैं दीपावली में। होली हिंदू का कौन महीना में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो ये फागुन महीना में मनाया जाने वाला त्यौहार है होली। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछता है कि लठमार होली कहाँ से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसी प्रकार से एक मसान होली है, यह भी उत्तर प्रदेश के मणिकर्णिका घाट अर्थात बनारस में खेले जाते हैं। तो एक जैसे बात को एक जगह रखूंगा, इसीलिए यह सब क्वेश्चन जो है एक जैसा दिख रहा है, मैंने रख दिया है। रामनवमी का त्यौहार जो है यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत महीना में मनाया जाता है। और गुग्गा नवमी है ना, गुग्गा नवमी या गोगा नवमी का त्यौहार जो है यह हरियाणा राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। दीपावली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास में अमावस्या के दिन मनाई जाती है। कितने तारीख को है इस बार, 1 तारीख को है कि 2 तारीख को है ना। इनके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में दीपावली के अवसर पे मौनी नृत्य किया जाता है, खास करके सागर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो ये आपका मौनी नृत्य भी याद रखिएगा कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये चेन्नई में है क्या, जी एकदम चेन्नई में है। अंबर पैलेस आमेर ये आपका राजस्थान जयपुर के पास। करेंसी बिल्डिंग मुंबई में ना है, कोलकाता में है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है मिसमैच कर दिया गया है, इसीलिए आंसर नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करेंसी बिल्डिंग भारत के कोलकाता राज्य में स्थित है। कोलकाता में फोर्ट विलियम भी है, बेलूर मठ भी है, ये सब आपके कोलकाता में हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे भारत में अंग्रेज के द्वारा निर्मित सबसे पुरानी जो फोर्ट है, जो किला है, ये आपका सेंट जॉर्ज चेन्नई हो जाएगा। अब सबसे पुरानी है तो भैया पहला भी कह सकते हो, है ना। सबसे पुरानी है तो फर्स्ट भी कह सकते हो। तो कल लोग पूछे कि अंग्रेज के द्वारा निर्मित पहली किला कौन सी है, तो सेंट जॉर्ज चेन्नई ही होगा। इनके अलावा अंबर पैलेस ये राजस्थान के जयपुर के समीप स्थित है। जयपुर शहर की स्थापना जय सिंह सेकेंड ने करवाया था। ध्यान रखेंगे गुलाबी सिटी, पिंक सिटी कहा जाता है। उदयपुर शहर भी पूछा जाता है, इसकी स्थापना उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। आमेर का किला राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया तो गया था, लेकिन बाद इसे रख रखाव या जीर्णोद्धार या फिर इस पे कुछ और काम जो है ये सवाई जयसिंह के द्वारा करवाए गए। तो इनके ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं। आमेर का किला का निर्माण कौन करवाया, तो हो सकता है कि मान सिंह को स्किप करके सवाई जयसिंह ऑप्शन में हो, चलेगा। लेकिन आपको पूरी बात ध्यान रखना है कि राजा मान सिंह ने बनवाया तो था, लेकिन बाद में इस पे जो और काम है सवाई जयसिंह ने भी करवाया था आमेर का किला। इनके अलावा मुगल कालीन शीश महल ये कहाँ पे है, आगरा के किला में स्थित है और इनका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये मुगल कालीन हमाम के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में सबसे पुरानी मस्जिद केरल में स्थित है, जिसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। और भारत में सबसे पुराना चर्च भी केरला के त्रिशूरपुरम में है, जिसका नाम है थॉमस चर्च, सेंट थॉमस चर्च। तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगा खां पैलेस आपने याद होगा महात्मा गांधी को बात को लेकर के 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय आगा खां पैलेस चर्चे में रहा था। तो ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में किस अंग में स्टार्ट होती है। देखिए जो मानव शरीर में अगर प्रोटीन शब्द को यहाँ से डिलीट करूँ, खाली पाचन की बात आती है तो मुख से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन की पाचन पूछा है विशेष करके, तो जो प्रोटीन की पाचन है ये आमाशय से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है सर, आमाशय से शुरू होती है। भोजन का पाचन जो है ये मुख से स्टार्ट हो जाती है। जो मुख में भोजन आते हैं, जो हम लोग खाते हैं, उस भोजन में जो स्टार्च की मात्रा होती है अर्थात जो मांड की मात्रा होती है, यानी किसी भी जो फसल जो खाद्यान्न है उसके ऊपरी छिलका का जो मात्रा होती है ना, उसमें उसको जो है पचाने का काम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि मुंह में लार आता है, लार, और लार में टाइलिन नामक जो है एंजाइम पाया जाता है और ये टाइलिन जो है मांड को पचाना स्टार्ट कर देता है मुख से ही। इसीलिए कहा जाता है कि खाना का पाचन जो है मुंह से स्टार्ट हो जाता है। पेट द्वारा स्रावित पेप्सिन, अग्नाशय द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन और अग्नाशय द्वारा स्रावित टिप्सिन, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। पेट द्वारा स्रावित पेप्सिन, अग्नाशय द्वारा स्रावित टिप्सिन, है ना, यहाँ पे 2 बार लिखा गया, यहाँ पे इतना मिटा दीजिएगा। प्रोटीन को पचाने में मदद करती है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन
जो है छोटी आंत में होती है। कहाँ पे होती है? छोटी आंत में होती है, अर्थात छोटी आंत की जो पार्ट है इलियम जेजुनम डेडुनम मैंने पढ़ाया है। ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। उसी प्रकार से हमने मानव मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मिडिल वाला मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो ये दोनों 3-3 पार्ट में बांटे होते हैं। छोटी आंत भी 3 पार्टों में बांटे होते हैं, जिसका नाम होता है इलियम, डेडुनम, जेजुनम, है ना। और मानव का जो खोपड़ी है उसको भी 3 पार्ट में बांटते हैं, अग्रभाग, पश्च भाग और मिड वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला जो दोनों एंजाइम हो गया ना, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये प्रोटीन को पचाने में मदद करती है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन जो है ये छोटी आंत के अंदर संपन्न होती है। कहाँ पे? छोटी आंत के अंदर संपन्न होती है। वैसे सिर्फ प्रोटीन की ही नहीं, अगर आपसे कहे कि भाई भोजन का भी अधिकांश हिस्सा जो है कहाँ पचता है, या पूर्ण रूप से कहाँ पचता है, या फिर सबसे अधिक समय तक भोजन किस पार्ट में रहते हैं, तो भी छोटी आंत ही आंसर होगा। भोजन का स्वांगीकरण कहाँ से होता है, जो मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब किया जाता है वो भी छोटी आंत के अंदर ही होता है। ये ध्यान रख लेंगे यहाँ से। इनके अलावा छोटी आंत के 3 प्रमुख भाग मैंने बताया था, इलियम, जेजुनम और डेडुनम होता है। वसा को पचाने वाली एंजाइम कौन सा है? लाइपेज है। तो लाइपेज हो गया वसा वाला, पेप्सिन, रेनिन और आपका ट्रिप्सिन हो गया प्रोटीन वाला, है ना। और टाइलिन हो गया आपका मांड को पचाने में मदद करता है ना। तो ये सब जो है पचाने वाली बात हो गई। इनके अलावा भारतीय संविधान ने ... न्यायपालिका प्रणाली की अवधारणा को अपनाया है। तो अपने यहाँ कैसा न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। भाई कोर्ट में कोई बात को लेकर के जाते हो तो क्या वहाँ प्रधानमंत्री की सहमति लगती है आपको? नहीं जी, है ना। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है अपने यहाँ, है ना। तो ये स्वतंत्र शब्द वहाँ पे हम फिल कर देंगे। भारतीय संविधान के राज्य के निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 50 क्या करता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान करता है। इनके अलावा राज्य के जो DPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। साथ ही इनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है क्या होता है भाई? कल्याणकारी राज्य का बनाना। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। इसमें 3 प्रकार की नीतियां दर्शाई गई है, गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक। तो ये है हमारा DPSP का कुछ विशेषता, इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। भाग 4 36 से 51 और राज्यों में को कल्याणकारी राज्य की बनाना इसकी प्रमुख उद्देश्यों में शामिल होती है। हम चलते हैं आगे। देखिए न्यायपालिका का प्रधान कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्यक्तिगत रूप से। और जो अगर आप जो सदन वाली बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़े हैं न्यायपालिका में। ठीक है, इनके अलावा अभी 51वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है डिप्यूट किए जाएंगे DY चंद्रचूड़ साहब के रिटायरमेंट के बाद। तो ये बनेंगे संजीव खन्ना साहब। इनका नाम जो है घोषित कर दिया गया। एक्चुअली परंपरा होते हैं जो सबसे ज़्यादा सीनियर जज होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, उन्हें ही बनाया जाता है। तो इसी परंपरा के अधीन संजीव खन्ना साहब जो है हमारे 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है भाई। भारतीय संविधान के कितने प्रमुख अंग होते हैं? मैंने पहले भी बता रखा है, 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका आप सभी समझते होंगे, जो न्याय वगैरह करते हैं, जो कोर्ट वगैरह आ जाता है इसमें। कार्यपालिका कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और उनके दल। विधायिका किसे कहते हैं? सीधे सीधे संसद को कहते हैं। ठीक है, इनके अलावा कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन अगर वास्तविक प्रधान कहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री हो जाता है ना। कार्यपालिका में शामिल होते हैं आपका राष्ट्रपति भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं और अन्य मंत्री भी होते हैं। ये सब कार्यपालिका में शामिल हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलते हैं हम आगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, को कब लॉन्च किया गया? इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब लॉन्च किया गया? 1995 में, है ना। अभी 1995 में किया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च, है ना। इसके अलावा गूगल क्रोम कब आई थी? गूगल क्रोम आई थी भैया 2008 में, है ना। कब आई थी? 2008 में आई थी। सफारी ये भी पूछा जाता है 2003 में। ओपेरा 1995 में। और यूसी ब्राउज़र जो अब इंडिया में नहीं चलती 2017 में आई थी। ठीक है भाई, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है ना। इनके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने रेलवे के क्लास 16 में क्वेश्चन नंबर 4 में करा दिया है, अच्छे से देख लीजिए।
लीजिएगा। इनके अलावा इसकी खोज जो है 1995 में की गई थी। किसकी खोज भैया, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर की, है ना। इसके प्रमुख आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है इसे खोजा गया था। माइक्रोसॉफ्ट आप सभी जानते हैं बिल गेट्स की कंपनी है, और बिल गेट्स बहुत बड़े आदमी है भाई, है ना। और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इनके खोजकर्ता तो अब नहीं पूछता, लेकिन को फाउंडर जरूर पूछते हैं। तो इनके को फाउंडर है पॉल एलन, है ना, पॉल एलन। मेन वाला हो जाएगा बिल गेट्स, को फाउंडर हो जाएंगे पॉल एलन। इनके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज संसाधनों का प्रबंधन कौन करता है, ये करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये सब का रख रखाव करता है ना। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए कोडित किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जैसे कंपाइलर, लिनक्स, एमएस विंडोज, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बाहर से अपन को अपलोड या डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर होता है जो बाहर से डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किसी खास कार्य के लिए प्रोग्रामिंग किए हुए होते हैं, जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, है ना। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये आपका इसमें नहीं आएगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाएगा, है ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है उधर चला जाएगा, लेकिन ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। इनके अलावा कंपाइलर क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कोडित करके तोड़ते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं, मशीनी लैंग्वेज में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करने का काम करता है। कुछ सर्च इंजन का यहाँ पे उदाहरण जैसे गूगल है, याहू है, गूगल तो सभी जानते हैं, याहू भी जानते होंगे, वैदू नहीं जानते होंगे, बैडू, विंग, डीडीगो, डकडकगो, अल्टाविस्टा, OIL, YT। यूट्यूब भी एक प्रकार का जो है सर्च इंजन के जैसा ही काम करता है, हालांकि ये वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये इम्फाल में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी ये कहाँ पे है, इम्फाल में स्थित है। इसके अलावा नाट्य तरंगनी संस्थान ये दिल्ली में स्थित है। कौन सा भैया, नाट्य तरंगनी। इनके फाउंड कौन किए थे, तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, ये दोनों पत्नी है जो कुचिपुड़ी नृत्य को आगे बढ़ाने में काफी योगदान दिए हैं। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख युगल हैं ये। इन्हें लिम्का और बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2006 में जो है नॉमिनेट किया गया था। किन्हें भैया, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी को। जो भी रेड्डी सरनेम रहेगा ना वो कुचिपुड़ी नृत्य के साथ जाएंगे, और कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होगा। इनके अलावा गुरुकुल ध्रुपद संस्थान ये भोपाल में स्थित है। इनको कौन फाउंड किए थे, गुंडेचा ब्रदर्स। अब गुंडेचा ब्रदर्स आपको पता है ना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं गुंडेचा ब्रदर्स, जो डागरी घराना से संबंधित है, मैंने पढ़ा रखा है। तो ये गुंडेचा ब्रदर्स के द्वारा गुरुकुल ध्रुपद संस्थान जो भोपाल में स्थित है इनको जो है फाउंड किया गया था। बेंगलुरु में स्थित नृत्य विद्यालय नृत्यग्राम, है ना, बेंगलुरु में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इनका नाम क्या है, नृत्यग्राम, है ना, नृत्यग्राम जो नृत्य पे एक विद्यालय है, शाला है। तो ये कहाँ पे है, जो प्रतिमा गौरी के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये प्रतिमा गौरी जो है ये ओडिसी नृत्य की कलाकार है ना, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो ये बेंगलुरु में है, आपका ध्यान रखिएगा, है ना भैया। एक सेकेंड, 2-3 मिनट रुक जाइए, मैं करता हूं। तो ये हो गया आपका प्रतिमा गौरी के द्वारा जो है इन्हें फाउंड किया गया था, बेंगलुरु में है ना। यामिनी स्कूल ऑफ डांस ये दिल्ली में स्थित है। यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा फाउंड किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी कर लेती थी और कुचिपुड़ी भी कर लेती थी। उसी प्रकार से एक सोनल मानसिंह है, ये आपका ओडिसी भी कर लेती हैं, और आपका जो है ओडिसी के साथ साथ और आपका भरतनाट्यम भी कर लेती है। तो ये दोनों नृत्य कर लेती है सोनल मानसिंह। और सोनल मानसिंह से एक रिकॉर्ड है जो 2003 ईस्वी में सबसे कम उम्र में जो है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है। इनके अलावा मणिपुरी नृत्य के प्रमुख गुरु विपिन सिंह के द्वारा 1972 ईस्वी में कोलकाता में मणिपुरी नर्तनालय जो है आप इस प्रकार का विद्यालय का स्थापना किया गया। तो ये कोलकाता में है मणिपुरी नर्तनालय। आयोग मैंने आपको बताया था कि भाई गोविंद जी नर्तनालय भी है ना, गोविंद जी नर्तनालय भी है। तो जो गोविंद जी नर्तनालय है ना ये आपका इम्फाल में है, और जो मणिपुरी नर्तनालय है वो कोलकाता में है। दोनों में जो योगदान है फाउंड
बंद करने में गुरु विपिन सिंह का है। और जितने भी सिंह सरनेम होते हैं वो मणिपुरी नृत्य में चले जाते हैं। पहले एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? 1980 में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुआ था और पहले इस खेल को क्या कहा जाता था? तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई थी और पहले इस खेल को ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। भारत 1934 ईस्वी से भाग लेना स्टार्ट किया है राष्ट्रमंडल खेल में। और जो 1934 ईस्वी का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ये इंग्लिश के देश आपका इंग्लैंड में हुआ था, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आईसीसी अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत ये आपका 1988 में होता है। और जो आईसीसी अंडर 90 वाला जो आपका फॉर्मेट का क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है उसे पहले युवा क्रिकेट विश्व कप नाम दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पहले आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट को जो है क्या कहा जाता था, तो इसे ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो है आपका आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी पियरे डी कुबर्टीन के प्रयास से, ग्रीस से, एथेंस से, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है अब आते हैं कि भाई क्रिकेट एक दिवसीय वाला जो होता है वर्ल्ड कप पुरुष वाला, इसकी शुरुआत 1975 में। अब महिला वाला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में। आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वाला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत पिछले साल ही हुई थी 2023 में। साउथ अफ्रीका मेजबान देश था और पहला विजेता इंडिया था। ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है और इसके उपविजेता रहे थे इंग्लैंड, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। दोनों बात ध्यान रखेंगे। आईसीसी अंडर 90 T20, है ना, T20 वर्ल्ड कप 2023 में शुरू हुआ था। पहला विजेता इंडिया और उपविजेता इंग्लैंड रहे थे, ठीक है भाई। अब आते हैं T20 जो पुरुष वाला वर्ल्ड कप है मेन वाला, ये आपका 2007 में स्टार्ट हुआ था और पहला विजेता इंडिया ही रहा था। और T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ना ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। अभी महिला वाला आपका यूएई के अंदर हो रही है आपका वर्ल्ड कप, है ना। पहले बांग्लादेश में ही होने वाला था 2024 में, लेकिन बांग्लादेश खुदे जो है थोड़ा सा जो है वहाँ पे माहौल बिगड़ गया तो वहाँ से बदल के जो है यूएई के अंदर हो गया। और जो पुरुष वाला T20 वर्ल्ड कप है जो 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ है, जहाँ पे विजेता भारत रहा है। हॉकी विश्व कप की शुरुआत 1971 में हुई थी। प्रथम विजेता पाकिस्तान रहा था 1971 में। चूंकि 4 साल पे होता है तो 75 में जब हुआ ना तो इंडिया जीत गया। इंडिया एक ही बार हॉकी वर्ल्ड कप के अब तक विजेता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत भले ही खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से हुआ था, लेकिन शुरुआत 2018 ही माना जाएगा। 2019 में इसका नाम पड़ा था खेलो इंडिया यूथ गेम, इससे पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से जानते थे, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, इन दोनों की शुरुआत 2020 में हुआ था। तो एगो आपका गुलमर्ग से हुआ था और एगो आपका उड़ीसा में हुआ था। तो जो शीत वाला है वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर से, और जो आपका यूनिवर्सिटी वाला है वो आपका हुआ था उड़ीसा से स्टार्ट, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम पहली बार 2023 दिसंबर में हुआ था, दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। तो ये सब का जो ईस्वी है ना जरूर याद रखिएगा, काम आएगी। अब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में जो 4 गो प्रतियोगिता होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और आपका अमेरिकन ओपन, इसकी ईस्वी में क्या याद रखना है? तो पहला और आखिरी तो सबसे पुराना कौन है? विंबलडन। विंबलडन 1877 में स्थापित हुए थे। उसके बाद आपका आया 1881 में यूएस ओपन, फिर 91 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो सबसे नवीन है ऑस्ट्रेलिया ओपन और सबसे पुराना है विंबलडन। लेकिन अगर साल में इसकी क्रम देखेंगे होने को ना तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये प्रथम तिमाही में होता है। फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और तब होता है यूएसए ओपन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट या मिट्टी के मैदान में खेले जाते हैं और जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट में खेले जाते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। हुमायूं के मृत्यु के बाद 1556 में अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की उम्र में किया गया था? 13 वर्ष की उम्र में किया गया था सर, ठीक है। इनके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक कितनेवें गद्दी पे बैठने के कौन से वर्ष के बाद कलिंग युद्ध में भाग लिया था? तो 8वें वर्ष में भाग लिया था, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वर्ष वाला है। इसके अलावा कहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था अकबर का? कलनौर में हुआ था। और ये कलनौर कहाँ पे है? पंजाब के अंदर स्थित है।
मुगल वंश के तृतीय शासक थे अकबर, है ना। इसकी शासन अवधि को मुगल काल में स्वर्ण काल कहा जाता है, खास करके साहित्यिक दृष्टिकोण से, क्योंकि इनका दरबार में जो नवरत्न रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ करता था। इनके नवरत्न में कौन कौन शामिल है, इनसे भी क्वेश्चन आता है, एक अलग दे देता है और पूछता है कि इनके नवरत्न में कौन एक शामिल नहीं है, है ना। तो आपको 9 याद रखना है, जिसमें 5-6 तो ऐसे ही याद होगा। जैसे बीरबल, बीरबल उनके साथ में ही रहते थे तो एकदम याद होगा। तानसेन काफ़ी बड़े गायक थे तो ये भी याद होगा आपको। अबुल फजल अकबरनामा के राइटर हैं, तो जिनका खाएगा उन्हीं का गाएगा, ये भी थे दरबारी। फैजी, फैजी जो है सर्वश्रेष्ठ पोस्ट पे थे जो है आपका नवरत्नों में, ठीक है। और ये अबुल फजल का भाई था अपना फैजी, तो ये भी याद रहेगा। राजा मान सिंह, राजा मान सिंह भी आपको याद होगा। टोडरमल 10 साला बंदोबस्त के लिए याद होगा। अब बात आता है कि जो अंतिम के 3-4 गो है ना, यही याद रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखना है। नवरत्न खत्म, ठंडा ठंडा कूल कूल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजुद्दीन और अब्दुल रहीम खान खाना, ये 3 को याद रखना है। बाद में कि 6 ऐसे ही आपको याद है, नहीं याद है तो आप ऑप्शन देखते ही समझ जाओगे। अकबर का प्रारंभिक दिनों का संरक्षक कौन था? बैरम खान। 10 साला बंदोबस्त कौन लाया? अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल, है ना। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा में कौन से फसल की जिक्र है? तो रबी और खरीफ दोनों फसल की जिक्र है। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना करी। आगरा का किला का निर्माण करवाया, है ना। मुगलों का प्रथम सुनियोजित शहर कौन है? फतेहपुर सिकरी। स्थापना कौन करवाया? अकबर ने करवाया। फतेहपुर सिकरी के अंदर स्थित बुलंद दरवाजा जो गुजरात के विजय उपलक्ष्य में बनाई गई थी, कौन बनवाया था भैया? अकबर ने ही बनवाया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, है ना। अब उस लड़ाई में अकबर के सेना का जो है कौन नेतृत्व कर रहा था? जैसे अभी आपने एक एग्जाम में देखा था कि आपको एसएससी पूछता है कि भाई पानीपत की जो 3rd लड़ाई होती है, उस लड़ाई में मराठों का जो है सेनापति कौन थे? तो सदाशिवराव भाऊ थे। तो उसी प्रकार से 2nd लड़ाई जो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है, अकबर की विजय होती है, तो इस अकबर के सेना का जो सेनापति था वो बैरम खान और जमान खान दोनों था, ठीक है। तो दुद्दू को सेनापति था। इनके अलावा पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें अब्दाली की विजय हुई थी। तो मराठा का जो सेना था उनके सेनापति कौन थे? सदाशिवराव भाऊ, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 जिसके विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता इंडिया रहे थे, में शुभंकर मस्कट क्या रखा गया था? तो इसमें मस्कट रखा गया था ब्लेज एंड टोंक, है ना। ब्लेज जो है ये मस्कट में फीमेल वर्जन है और टोंक जो है मेल वर्जन है, ध्यान रखिएगा। ये भी यहाँ से क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा डीप पूछा तो आ सकता है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप, FIH हॉकी वर्ल्ड कप पुरुष 2023 का शुभंकर ओली रखा गया था, जो ओलिव रिडले कछुआ के नाम पे है ना। ये 2023 में कहाँ पे? उड़ीसा में हुआ था, इसीलिए उड़ीसा में आप जानते हैं कछुआ के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है ना। तो ओली रखा गया था और इसके विजेता जर्मनी रहे थे। बेल्जियम को हरा के 2 स्टेडियम में हुआ था, कलिंगा और बिरसा मुंडा में। कलिंगा स्टेडियम झारखंड में भी है, कलिंगा स्टेडियम कहेगा तो झारखंड, कलिंगा हॉकी स्टेडियम कहेगा तो राउरकेला आपका उड़ीसा में। इनके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर क्या रखा गया था? उज्ज्वला। ये उज्ज्वला किसके नाम पे रखा गया था? एक छोटू गोरैया के नाम पे, है ना। गोरैया है भाई, गोरिया नहीं, है ना। गोरैया, गोरैया स्पैरो। इनके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? फ्रीजियन कैप। मैं इसे सही करके दे दूंगा भैया, गोरिया नहीं, है ना। हिंदी गाना नहीं गाना है, गोरैया होगा, है ना। यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर मस्कट फ्रीजियन कैप होता है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो तमिलनाडु के 4 शहर में 26 खेल के साथ कराए गए हैं, स्क्वैश को पहली बार जो है जगह दिया गया है ना। तो ये वाले खेल का जो शुभंकर था ये था बीरा मंगाई वेलू नचियार, एक प्रकार की महारानी जो उस समय जो है ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़े थे। इनके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो है ये सावज है ना। 36वां जो गुजरात के अंदर हुआ था, जो एशियाई शेर के बच्चा के नाम पे रखा गया था। आप सभी जानते हैं जो गिर टाइगर गिर रिजर्व है, नेशनल पार्क है ना। ये आपका एशियाई शेर के लिए ही फेमस है जो गुजरात में है। तो इन्हीं के बच्चे के नाम पे सवज शुभंकर रखा गया था 36वां राष्ट्रीय खेल का। 37वां राष्ट्रीय खेल आपका गोवा में हुआ था। मोगा जो है मस्कट का नाम रखा गया था बाइसन के नाम पे। इसके अलावा 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में होने वाली है और इसका शुभंकर जो है मोनाल रखा गया है, जो उत्तराखंड की राजकीय पक्षी है। डायरेक्ट यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तराखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो मोनाल। फिर आप मत कहना कि ये कौन सी क्वेश्चन होगी, क्यों ऐसा पूछा, तो इसलिए क्योंकि ये चर्चा का विषय है तो पूछ सकता है।
है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रमुख हस्तियां तथा उनके उपनाम के साथ किसका मिलान गलत किया गया है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो ये जो है पहला मिलान है स्वर कोकिला लता मंगेशकर, एकदम सही है, स्वर कोकिला अपन कहते हैं लता मंगेशकर जी को। देश प्रिय सूर्य सेन, नहीं जी ये नहीं होगा, देश प्रिय सूर्य सेन को नहीं कहा जाता है। देश बंधु चितरंजन दास, ये एकदम सही है ना। बंग बंधु भी एक होते हैं, शेख मुजब्बुर रहमान को कहते हैं, तो वो भी एक होता है। ये आपका देश बंधु चितरंजन दास। एक वो दीन बंधु भी होता है, CF एंड्रूज को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बंधु वाला हो गया। लेकिन देश प्रिय जो है ना, ये सूर्य सेन को नहीं कहा जाता है, सूर्य सेन को नहीं कहा जाता है देश प्रिय। पहले हम जो है लता मंगेशकर के बारे में जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत है वही पहचानना था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। लता मंगेशकर का जो प्रथम रिकॉर्ड किया गया सॉन्ग है, इनकी भाषा मराठी थी। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप हुआ था। लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्य की सरकार के द्वारा प्रदान करे जाते हैं। यह मेरे वतन के लोगों के गायकी जो है लता मंगेशकर के द्वारा किया गया था। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय महिला लता मंगेशकर थी। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है बिस्मिल्लाह खान के साथ। इनके अलावा देश प्रिय के नाम से हम जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता को जानते हैं, जो वहां पे सूर्य सेन के साथ मैच कर दिया गया था। देश बंधु के नाम से हम चितरंजन दास को जानते हैं। चितरंजन दास साहब जो हैं, ये सुभाष चंद्र बोस साहब के राजनीतिक गुरु थे, ध्यान रखेंगे, गुरु भी पूछते हैं। 1923 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन को 1922 में गांधी जी के द्वारा चौरा चौरी हत्याकांड के कारण बंद किया जाता है, उनके बाद एक पार्टी की स्थापना होती है, स्वराज पार्टी की। और ये स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में किया गया था। अब आते हैं केसर-ए-हिंद, महात्मा और अर्धनग्न फकीर। ये तीनों के तीनों बात जो है गांधी जी के लिए कहा गया था। केसर-ए-हिंद अंग्रेजों के द्वारा, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है भाई, तो ये जो है तीनों आदमी कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी को कहते हैं। केसर-ए-हिंद की जो उपाधि है, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गांधी जी ने वापस लौटा दिया था अंग्रेजों को। नाइटहुड या गुरुदेव, ये दोनों नाम है रविंद्रनाथ टैगोर साहब का, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर साहब जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और गुरुदेव की जो उपाधि है ना, ये महात्मा गांधी ने ही दिया था, किन्हें, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को। आयरन लेडी ऑफ इंडिया ये कहा जाता है भैया इंदिरा गांधी को। और आयरन पुरुष ऑफ इंडिया या फिर भारत का बिस्मार्क, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं और भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। भारतीय क्रांति की जननी मैडम रुस्तम भिखाजी कामा को कहा जाता है। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में कहाँ झंडा फहराई, तो जर्मनी में, है ना भैया। इनके अलावा गुंडेचा ब्रदर्स को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए, गुंडेचा ब्रदर्स को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब जितने भी पेयर के अंदर पद्मश्री है, वैसा बात आप इस वाले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों भाई को मिला था 2012 में। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डागरी घराना से संबंधित है, मैंने ऊपर भी बात कर लिया था, है ना। इनके अलावा इन्होंने गुरुकुल ध्रुपद संस्थान भोपाल की स्थापना भी किए थे। यह जयपुर के दो भाई हैं, गुंडेचा भाई, रमाकांत गुंडेचा और उमाकांत गुंडेचा। इन्हें 2012 में संयुक्त रूप से पद्मश्री तथा 2017 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित करा गया है। नलिनी कमालिनी अस्थाना, ये दोनों बहन हैं, 2022 में कथक नृत्य के सेक्टर में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होते हैं। इनके अलावा वर्ष 2024 के लिए अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद ये संगीत देते हैं, कई सारे पिक्चरों में भी संगीत दिए हैं। ये मांड लोक गायन के लिए प्रसिद्ध है। और मांड लोक गायन कहाँ का होगा? राजस्थान का होगा सर। ठीक है भाई, तो इन्हें पद्मश्री 2024 में दिया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई कंफ्यूजिंग पेयर वाला एक क्वेश्चन क्लास नंबर 29 S30 का, है ना, जिसमें मांड था आपका राजस्थान, एक मंडो होता है, मंडो। मंडो आपका गोवा का होता है। कहाँ का होता है सर? मंडो आपका कहाँ का होता है? गोवा का होता है। एक पाथेर भांड था, पाथेर भांड, पाथेर भांड जम्मू कश्मीर का होता है। और एक आपका खाली भांड, खाली भांड, खाली भांड कहाँ का? पंजाब का होता है। और एक आपका मांडू, मांडू, मांडू कहाँ का होता है? MP का होता है ना। ये 5 है मंडू मंडा, है ना। तो भैया सबको अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो
अपना 2.5 नंबर कटाइएगा और हमरा का लीजिएगा। तो अच्छे से ध्यान रखिए, है ना। देखिए मांड, मांड कहेगा ना, माँ का, फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए भैया ये काम की बात है। मांड जो है ना ये आपका राजस्थान हो गया, मांड, है ना। इसके अलावा मंडो, मंडो ओकार तो गोकार, है ना, गोवा, है ना, गोवा। इसके अलावा मांडू, मांडू, मांडू मतलब MP जगह का नाम है, मध्य प्रदेश, मांडू महोत्सव होता है। इनके अलावा मैंने अभी क्या बताया, पाथेर भांड, पाथेर भांड। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में पहले बहुत पत्थरबाजी वगैरह आए दिन हम सुनते रहते थे, तो वहाँ पे पत्थर भांड करता था, तो भैया जम्मू कश्मीर हो जाएगा। एक वो खाली भांड होता है, भांड जैसे पी के आदमी लोग भांड हो जाता है ना। और पटियाला पैक किधर चलता है, पंजाब साइड में चलता है, तो इसे हम पंजाब से याद रखेंगे, ठीक है भाई। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे। इनके अलावा तो 2024 में अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को, जो मांड लोक गायन के लिए प्रसिद्ध है, इन्हें दोनों भैयारी को जो है पद्मश्री से सम्मानित करा गया। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये दोनों जो है पति पत्नी हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित है। 2000 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित करा गया था। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। जैसे जलवायु को प्रभावित करने के लिए, है ना, आपका जो है समुद्र की दूरी होनी चाहिए, है ना, पहाड़ की स्थितियां होनी चाहिए, ये सब प्रभावित करेगा। लेकिन सघन जनसंख्या, हालांकि अगर इनडायरेक्ट रूप से और बहुत सूक्ष्म मात्रा में देखें तो ये भी प्रभावित करेगा, ठीक है भाई। सघन जनसंख्या होगा, ज़्यादा जो है प्राकृतिक संसाधन की दोहन होगी, तो ये भी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि खेत में बहुत बड़े मात्रा में जो है आप पलारी को जला दिए, जो धान के निचला पोर्शन होता है, आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ लार कहते हैं उसको, है ना। तो भाई धुआं निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगा ना मौसम पे, है ना। तो डालता तो है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से अन्य ऑप्शन डालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सघन जनसंख्या नहीं के बराबर डालेगा आपका जलवायु परिवर्तन पे इफेक्ट, है ना। अब जलवायु परिवर्तन पे कौन कौन इफेक्ट डालते हैं। किसी क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक समुद्र तल से ऊंचाई है, इसके अलावा समुद्र से दूरी होती है, हवाओं की दिशा होती है, वायु दाब की पेटियां होती हैं, पर्वतों की स्थिति होती है, धरातल का स्वरूप होता है ना। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना। इसके अलावा भूमध्य रेखा के आसपास आप देखेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जो भूमध्य रेखीय देश है ना, यहाँ पे जो भूमध्य रेखा के आसपास वाली जो कंट्री है, इस वाले पोर्शन में यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा गर्मी वाला देश यहाँ पे नहीं है, फिर भी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि सूर्य जो है साल में यहाँ पे 2 बार लंबवत चमकता है। 2 बार, एक बार यहाँ से यहाँ तक जाने में मकर रेखा से कर्क रेखा तक, और एक बार कर्क रेखा से मकर रेखा तक आने में साल में 2 बार होता है ये क्रम, है ना। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में 2 बार चमकते हैं सूरज, और जब 2 बार चमकते हैं भैया, 2 बार चमकते हैं तो क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन आपसे बनता है कि भाई भूमध्य रेखा के लंबवत होने की यही सूरज की स्थिति के कारण कौन सी घटना घटती है। तो विषुव, जिसे अपन क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये इक्विनॉक्स का मतलब होता है दिन और रात की अवधि समान हो जाना, जो साल में कितने बार, 2 बार। कौन कौन से दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ये क्यों होता है, भूमध्य रेखा के लंबवत हो जाते हैं सूरज, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। 2 बार होता है साल में, इसीलिए भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। वैसे भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, डोलेड्रम भी कहते हैं, मैंने बता रखा है। इसके अलावा क्या कहते हैं भाई, डोलड्रम, डोलड्रम भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने क्या बता रखा है, भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर में, इसे हम ITCZ जोन कहते हैं, ITCZ जोन कहते हैं, है ना। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ना। तो ये बता दिया भूमध्य रेखा वाला, है ना। इनके अलावा भारत में कैसा जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है अपने यहाँ, है ना। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है, जिसमें पश्चिमी घाट सबसे प्रमुख है। अब पश्चिमी घाट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, नदी के फॉर्म में पूछेगा कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है ना। तो पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर है। इसमें सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं, ये आपका जो है हॉट स्पॉट है इंडिया का। इनके अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, ये सब ध्यान रखना है। इनके अलावा भारत में सबसे अधिक मिट्टी की उपलब्धता जो है ये जलोढ़ मिट्टी है, दूसरे स्थान पे लाल मिट्टी और तीसरे स्थान पे काली मिट्टी है। क्रमशः 44% है, फिर हमारा 18 के करीब है, फिर हमारा 15 से 17%, यानी थोड़ा सा ही डिफरेंस है लाल मिट्टी और काली मिट्टी के बीच में, ठीक है। लेकिन 2 नंबर पे लाल मिट्टी को ही रखना है, ठीक है, क्योंकि इस दरमियान कोई बड़ा घटना तो हुआ नहीं भाई कि मिट्टी परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, ये तुरंत नहीं बदलेंगे, ठीक है। इनके अलावा जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं खास करके मैदानी भाग में होते हैं, है ना।
तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। खादर को क्या कहते हैं अपन, नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जैसे बांगर मतलब बंजर जैसा लग रहा है तो पुराना कह देंगे। किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना होती है? छठी पंचवर्षीय योजना में होती है, 12 जुलाई 1982 को होती है। और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होती है? 80 से 85 होती है जी, रोलिंग प्लान वाली झंझट खत्म होने के बाद, है ना। तो ये आपका जो है 80 से 85 के बीच में 82 आ जाएगा, इसीलिए 82 में ऑप्शन आपका हो जाएगा नाबार्ड की स्थापना। कौन समिति पे हुआ था? शिवरमन समिति पे हुआ था। ध्यान रखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है ना। जो आपका स्वयं सहायता समूह वगैरह चलता है ना, इनमें इनका भी योगदान होता है ना, इसीलिए ई-शक्ति योजना वो चलाया था ये, ताकि स्वयं सहायता वाला जो वर्कर लोग हैं जो उसमें इंक्लूड है उनमें पारदर्शिता लाया जाए। इनके अलावा 5 IIT की स्थापना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसरो की स्थापना, ये दोनों ही घटना 1969 की है। अर्थात ये कौन से पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा? कोई भी बच्चा बताएगा क्या कौन से पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा? तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, यानी ये जो है चौथे पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा सर, है ना। 69 वाली जो भी बात है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में होंगे। भारत में हरित क्रांति का प्रचलन तीसरी पंचवर्षीय योजना 1967 में हुआ था। वैसे अगर आप ठीक से देखें तो जो है 51 से 56, 56 से 61 दूसरा वाला, और तीसरा वाला 61 से कितना हो जाएगा? 61 और 5 66। लेकिन जो हरित क्रांति है इसका आना तो 67 में माना जाता है। फिर सर आप तीसरी पंचवर्षीय योजना क्यों बताए? तो हम तीसरी नहीं बताएंगे तो हम चौथा भी नहीं बता सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि चौथा की स्थापना मतलब स्टार्टिंग हुआ था 1969 से, तो इसको कैसे बताऊं भाई, है ना। तो फिर 67 में तीसरी पंचवर्षीय योजना क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि आपको पता है कि 66 से 69 जो है, 1966 से 1969 तक की जो समय है ना, यानी 1969 के मिडिल तक का, है ना, इसमें जो है वार्षिक योजना यानी अर्ली वाला चलाया गया। ठीक है, उस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाया गया। तो कहना हमें अगर सही में आंसर देना है कि भाई जो हरित क्रांति है कब आया, तो वार्षिक योजना के दौरान आया था कहना चाहिए 67 में। लेकिन अगर पंचवर्षीय योजना के फॉर्म में पूछ रहा है तो तृतीय वाला आंसर करेंगे। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा DRDO की स्थापना सेकेंड पंचवर्षीय योजना में होगा, क्योंकि ये 1958 में स्थापित हुए थे। 1 जनवरी 1958 को दिल्ली में हेडक्वार्टर है ना। इनके अलावा 1966 से 1969 के काल को योजना अवकाश का काल कहा जाता है, और 78 से 80 को रोलिंग प्लान कहा जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि 1978 से 1983 तक के लिए रोलिंग प्लान बनाया गया था, लेकिन बीच में कांग्रेस के सरकार ने फिर से इसे ब्रेक कर दिया था, जब फिर से उनके हाथ में सत्ता आ गई। तो क्योंकि आपको पता है कि केंद्र में 1977 में पहली बार कांग्रेस के इतर कोई सरकार आया था, जनता पार्टी का, मोरारजी देसाई साहब का सरकार। इनके अलावा न्यूलैंडस के द्वारा दिया गया अष्टक के नियम में कितने तत्वों को शामिल किया गया था? 56 को। न्यूलैंडस साहब ने कहा कि अगर आप 2 तत्व ले लीजिए, आप तत्वों का एक समूह ले लीजिए और उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजा दीजिए, तो आप पाएंगे कि पहला और 8वां तत्व का गुणधर्म काफी मैच कर रहा है। यही आपका ऑक्टेव का नंबर मतलब नियम था, या फिर अष्टक का नियम था, जो 1865-66 में रिलीज हुआ था, और इसमें कुल 56 तत्वों को शामिल किया गया था। लेकिन इत्तेफाक ये कैल्शियम तक ही लागू हुआ, और ये ऑथेंटिक न होने के कारण समय के साथ इसे जो है भुला दिया गया, यानी इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। ऐसा नहीं कि पूर्णतः भुला दिया गया, पूर्णतः भुला दिया होता तो एग्जाम में क्यों आता। इनके अलावा मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व को शामिल किया गया था, जो परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित हुआ करता था, और इसमें 7 गो आवर्त और 9 गो वर्ग था। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, देखिए मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी 1869 में आया था। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी ये आपका 1913 में आया था, प्रथम विश्व युद्ध से 1 साल पहले आया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को जिस साल में नोबेल पुरस्कार मिले थे 1913 में। ठीक है, 1913 में आया था। इसमें कितना तत्व है? 118 ज्ञात तत्व है, 118 ज्ञात तत्व है, जिसमें 54 गो जो है 94 गो नेचुरल है, और 24 गो जो है सिंथेटिक है। ठीक है, और इसमें भी अगर वर्गीकरण करेंगे तो 91 गो मेटल है, 20 गो नॉन मेटल है, और 7 गो उपधातु है। ठीक है, 118 में। इनके अलावा आर्य महिला सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? आर्य महिला सभा पंडित रमाबाई के द्वारा बसाया गया था। आर्य महिला सभा की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में 1882 में किया गया था, पंडित रमाबाई के द्वारा। उन्होंने पुणे में शारदा सदन नामक स्कूल की स्थापना भी की थी, जो बाल विधवाओं के लिए था। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, बाद में शारदा एक्ट भी आप पढ़ते हैं जो बाल विवाह से संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, हरविलास शारदा, है ना। यह अधिनियम 18 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। ठीक है, इसमें कई बार संशोधन किया गया, शुरुआती में 14 वर्ष रखा गया था, आज जो है बढ़ा दिया गया है एज, है ना। इनके अलावा विधवा पुनर्विवाह एक्ट का रूपरेखा डलहौजी ने तैयार किया था।
लेकिन इसे जो लागू हुआ जिस समय, उस समय कैनिंग का शासन चल रहा था, तभी तो 1856 होगा ना जी। और कैनिंग को कैसे याद रखते हैं, सिपाही विद्रोह से 1857 में वही थे भाई जो प्रथम वायसराय बना था, ठीक है। इनके अलावा डलहौजी से क्या याद रखना है, रेलवे को याद रखना है, राज हड़प नीति को याद रखना है, सबसे पहले सतारा को हड़पा था ये याद रखना है। ईश्वर चंद विद्यासागर 1856 में विधवा पुनर्विवाह वाला जो नियम है उनको जो है लागू किए थे। महादेव गोविंद रनाडे ये 1861 में जो है विधवा पुनर्विवाह संघ को स्थापित किए थे। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल खत्री के द्वारा किया गया था, ये भी VVI करके रखेंगे। और एक वो धर्म सभा है जो राधाकांत देव के द्वारा बसाया गया था ना, राधाकांत देव के द्वारा जो है वो धर्म सभा को फाउंड किया गया था, धर्म सभा, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये वो अलग चीज है। और ये राधा स्वामी सत्संग ये वो अलग चीज है, तो ये शिवदयाल खत्री के द्वारा। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में एस्टेब्लिश किया गया था 1887 में। वो इसी का उल्टा वेद समाज है। वेद समाज मद्रास के चेन्नई में श्रीधरालु नायडू के द्वारा 1864 में फाउंड किया गया था, केशव चंद्र सेन और श्रीधरालु नायडू के साथ, है ना, वेद समाज। तो देव समाज, वेद समाज, राधा स्वामी, धर्म सभा, ये सब जो है। आर्य महिला सभा, आर्य पुरुष वाला जो है ये सब दयानंद सरस्वती वाला यहाँ पढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किए थे। इन्होंने वेदों की ओर लौटे का नारा भी दिए थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का लेखन कार्य भी किए थे। इस समाज की स्थापना का उद्देश्य धर्म परिवर्तन को रोकना था, है ना। और जो दयानंद सरस्वती है उनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर था, ये भी पूछा जाता है। इनके अलावा मैं जानता हूं कि आप भी जानते हो कि मैं रिलेबल कंटेंट ही पढ़ाता हूं जो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है और एक भी बात, एक भी पॉइंट इधर उधर का नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप शायद लाइक ना करते हो, है ना। ठीक है भाई, आपका अपना है ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 में। महाराष्ट्र में इन्होंने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी जिनकी भाषा मराठी हुआ करती थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज तथा आत्मीय सभा का गठन, दोनों का गठन राजा राम मोहन राय साहब ने किए थे 1815 1828 में क्रमशः, है ना। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक पुस्तक भी लिखी और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता अग्रदूत या फिर, है ना, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं, अग्रदूत भी कहते हैं। देखिए सती प्रथा का अंत किसने किया ये पूछा जाता है, तो 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया, लेकिन राजा राम मोहन राय का भी प्रयास रहा। वर्ष 2023 में कुल कितने पद्म अवार्ड बांटे गए, तो 106 गो। 2023 वाला ही याद रखना है आपको, आगामी 2-3 महीना में जो भी एग्जाम होगा तो, है ना, क्योंकि 2024 वाला कम क्वेश्चन देखे गए हैं। वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 91 पद्मश्री, 9 गो पद्म भूषण और 6 गो पद्म विभूषण, तो 106 गो अवार्ड बांटा गया था। और 2024 में जो है 132 गो टोटल पद्म अवार्ड बांटे गए हैं, जिनमें 110 पद्मश्री, 17 पद्म विभूषण और 5 गो पद्म, माफ कीजिएगा, 17 गो भूषण और 5 गो पद्म विभूषण। इसे याद रखने के तरीके हैं, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो, कि भाई जैसे भारत रत्न आपका सबसे बड़ा है इंडिया में, है ना, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे है पद्म विभूषण, इसको हम 2 नंबर लिख देते हैं, 3 नंबर पे है पद्म भूषण और 4 नंबर पे आपका पद्मश्री, है ना। तो भाई जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू वो कम बांटे जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो आप देखेंगे भारत रत्न की क्वांटिटी कम होती है, हालांकि अपवाद है, 2024 में 5 गो भारत रत्न भी दिया गया है और 5 गो पद्म विभूषण भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जो जितना बड़ा उसकी क्वांटिटी उतनी कम, है ना। जैसे 2023 में मिला लीजिए, सबसे 4 नंबर वाला 91 गो, 3 नंबर वाला 9 गो, 2 नंबर वाला 6 गो, है ना, और 1 नंबर वाला 2023 में किसी को नहीं मिला था। इनके अलावा यहाँ पे 24 में राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 जो विज्ञान भवन में समारोह के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया था, 75 शिक्षकों को दिए गए थे। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 19 गो बच्चे को प्रदान किया गया है। 2023 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत अर्जुन पुरस्कार की श्रेणी में 26 गो खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया है, यानी 26 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। यूरोप के किस नदी को कोयल नदी की संज्ञा दी गई है, कोयला नदी की संज्ञा दी गई है। अच्छा, कोयल नदी भी है, कोयल नदी, शंख नदी इंडिया में बहता है भाई, है ना। यहाँ पे कोयला नदी लिखा है, तो कोयला नदी राइन को कहते हैं, राइन को जो है कोल रिवर भी कहते हैं, ठीक है। राइन स्विट्जरलैंड, लिंकेस्टिंग, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में बहती है। यह यूरोप में महत्वपूर्ण और व्यस्ततम जलमार्ग वाला नदी है जो रिफ्ट वैली को फॉलो करता है।
इसका उद्गम कहाँ से होता है? टॉमस झील से, और गिरता कहाँ पे है? उत्तरी सागर में गिरती है। ठीक है भाई। इनके अलावा भारत में अगर रिफ्ट वैली की बात करें तो ये कौन से है भैया? नर्मदा और ताप्ती, ये रिफ्ट वैली को फॉलो करती है। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। यह अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीचों बीच से बहती है आपका नर्मदा नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो विक्टोरिया लिक से निकल के भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ आती है जो शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा कराती है, पंजाब हरियाणा में। इनको अलावा भारत में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है आपका माही नदी। कौन सी नदी है भाई? माही नदी। कहाँ से निकलती है माही नदी? आप लोगों के लिए अच्छा लिख ही दिया हूँ भाई, माही नदी विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। इनके अलावा राजस्थान से उद्गमित लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में जाके गुजरात में विलुप्त हो जाते हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीकन नदी है। तो ये थे आज के क्वेश्चन एंड आंसर। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। हमारा कोई भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।